चलिए तो आज से आपका चैप्टर जो है हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड्स। आपका पहला चैप्टर है लिविंग। अभी शुरू से ही शुरू करो। जो टॉपिक है आपका वो आपसे नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग, नए कोर्स के अकॉर्डिंग जो है पूछा। तो पहला है लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड में देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्टरी अगर हम बात करें तो लिविंग वर्ड से पहले एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, दैट इज अर्नस्ट मेयर। ठीक है, आपके बुक में एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, लेफ्ट साइड के पैराग्राफ पे दिया गया होगा अर्नस्ट मेयर। ठीक है, अर्नस्ट मेयर के बारे में बोला जाता है ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोले जाते हैं। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इनको कई सारे बायोलॉजी के अवार्ड भी मिले थे, जैसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अब बेसिकली उनके बारे में इंट्रोडक्टरी जो दिया है उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब बेसिकली हम सबसे पहले चलते हैं लिविंग पे, लिविंग वर्ल्ड पे। इस चैप्टर में जो पहला आपका टॉपिक दिया गया है दैट इज द व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है, देन आप लोग बताएंगे कि हम लोग लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग को लिविंग से या लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया गया है कुछ जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, दीज प्रोसेसेस आर नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस। दैट प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। जो लाइफ के लिए जरूरी होती है, किसके लिए, लाइफ के लिए जरूरी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी होती है, उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं, ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके बिना जो लिविंग है वो लिविंग के फॉर्म में नहीं रह सकता है। जैसे इसमें कुछ प्रोसेसेस आपके दिए गए हैं और उसमें जरूरी नहीं है कि किसी एक प्रोसेस के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आपका प्रोसेस दिया गया है दैट इज द ग्रोथ। क्या दिया गया है, ग्रोथ दिया गया। तो व्हाट इज ग्रोथ, लिविंग वर्ल्ड में लाइफ को जो है डिफाइन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि। जैसे ही आप बताना चाहें पीछे, मास बढ़ना या फिर नंबर ऑफ सेल बढ़ना। हाँ, तो इसमें ये बताया जाता है आपको इंक्रीज इन मास एंड नंबर। इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज नोन एज ग्रोथ। या तो उसका मास इंक्रीज कर जाए या फिर नंबर इंक्रीज कर जाए। इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज नोन एज ग्रोथ। तो वहां आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंक्रीज इन मास एंड नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल है, इस सेल का साइज जो है वो इंक्रीज कर गया, तो ओवरऑल इसका मास इंक्रीज किया, मास इंक्रीज किया, सेल का साइज बड़ा हो गया, तो यानी कि इसमें ग्रोथ हुआ। या फिर एक सेल है ये डिवाइड कर गया और इसने दो सेल बनाई, तो एक से दो नंबर इंक्रीज किया, ये भी ग्रोथ है। ठीक है, तो इंक्रीज इन मास एंड नंबर, तो ग्रोथ के बारे में बोला जाता है इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज नोन एज ग्रोथ। अब इसमें भी ग्रोथ जो है दो तरह से होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ जो है लिविंग के साथ नॉन लिविंग में भी हो पाया जाता है। जैसे जो लिविंग में ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है। लिविंग में कैसा ग्रोथ होता है, इंटरनल। और नॉन लिविंग में नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होगा। तो लिविंग में इंटरनल जो ग्रोथ होगा, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो
बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम लोगों की बात करें, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है, हमारे बॉडी के अंदर की सेल्स जो है वो डिवाइड करती है, तो डिवीजन, सेल के डिवीजन की वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इंटरनल जो ग्रोथ होगा वो लिविंग में होगा, और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस, कोई स्टोन है, क्या है, स्टोन पार्टिकल है, इसके ऊपर कुछ मटेरियल या सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो गया, तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ गया, साइज ही बढ़ा, मास नहीं बढ़ा, ठीक है। तो लेकिन इस पे एक्सटर्नली जो वो मटेरियल है वो डिपॉजिट हो गया, इसकी वजह से ऐसा ग्रोथ इसमें दिखाई दिया। तो इस तरह के ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। तो एक्सटर्नल ग्रोथ बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, इंटरनल बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, या तो सेल का साइज इंक्रीज कर जाए या सेल का नंबर इंक्रीज कर जाए, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। तो ग्रोथ देखिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पॉसिबल है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में आप देखते हैं कि जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है माउंटेन्स, बोल्डर्स, ठीक है, माउंटेन्स एंड बोल्डर्स एंड सैंड माउंट डू आल्सो ग्रो, ये भी ग्रो करते हैं। तो सैंड माउंट जैसे रेत का टीला, हवा चलती है, अभी रेत का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है, तो रेत यहाँ से उड़कर किसी दूसरे टीले पे पहुंच जाती है, तो उसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो उस तरह से उसमें ग्रोथ दिखाई दिया। या माउंटेन्स, कभी कभी आप सुनते हैं कि ये पहाड़ जो है इसकी चोटी में 2 इंच का इजाफा हो गया, 4 इंच का इजाफा हो गया, यानी बढ़ गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में वहाँ भी ग्रोथ हो रहा है, क्यों, मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से। माउंट बोल्डर्स मतलब पत्थर के जो टुकड़े होते हैं नदी वगैरह में जो होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है मिनरल डिपोजिशन की वजह से। मिनरल डिपोजिशन की वजह से इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो नॉन लिविंग भी ग्रो करता है और लिविंग भी ग्रो करता है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। भाई लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा है और नॉन लिविंग भी शो कर रहा है, तो दोनों में अंतर हमको बताना है ना, तो यहाँ डिफरेंस तो नहीं पता चलेगा। हाँ, एक डिफरेंस पता चलेगा कि जो लिविंग होगा उसमें ग्रोथ जो होगा वो इंटरनल होगा, और जो नॉन लिविंग होगा उसमें ग्रोथ जो होगा वो एक्सटर्नल। बस इतना ही अंतर है ग्रोथ। चलिए, ग्रोथ के बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ के बाद क्या है, रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ तो समझ में आ गया सबको। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म जो है, हाँ, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनिमल लाइक इटसेल्फ, अपने के जैसा ही उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसीलिए टर्म को ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब बनाना, री का मतलब होता है पुनः, मतलब अपने के जैसा ही प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। दैट इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंगवन, नवजात को प्रोड्यूस करना अपने के जैसा ही, तो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनिमल लाइक इटसेल्फ। अब इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो कई तरह से आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन के टाइप में आप क्या पढ़ते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है, अ सिंगल पेरेंट बॉडी इज कैपेबल टू प्रोड्यूस एंगवन। एक ही पेरेंट जो होता है वो एंगवन को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसमें जो है प्लांट में, एनिमल में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में एक अलग मेथड ही होता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल का ही टाइप होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, शरीर के किसी टुकड़े का, हाँ
प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के किसी भी हिस्से से, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, उससे हम क्या कर रहे हैं, नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो तरीका होता है वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से हम क्या कर रहे हैं, नए प्लांट को ग्रो करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं रोज प्लांट, क्या रोज प्लांट देखते हैं ना, आप क्या करते हैं, स्टेम को कट करके लाते हैं और अपने यहाँ उसको इम्प्लांट कर देते हैं, और वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उससे एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं जो मेन रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं और आगे चल करके वो नया प्लांट तैयार कर लेती हैं। तो हाँ, आपने स्टेम से किया। शुगर केन, गन्ने की खेती होते हुए देखा हो, तो उसके शुगर केन के स्टेम को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है और उसको लगा दिया जाता है। पोटैटो ट्यूबर स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, उससे आप क्या करते हैं, नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। पत्ती में ब्रायोफिलम है, ठीक है, ब्रायोफिलम की लीफ जो होती हैं वो प्लांट में जब पाई जाती हैं तो उसी समय जो है इनके मार्जिन से जो है ऐसे छोटा सा प्लांट और एडवेंटिशियस रूट निकलने लगती हैं। ठीक है, तो जब ये पत्ती जो है वो पेड़ से टूट करके गिरता है तो जैसे ही जमीन के कांटेक्ट में आता है तो वहां से इसकी एडवेंटिशियस रूट न्यूट्रिशन लेकर के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये ब्रायोफिलम या हिंदी में अजूबा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ आप पत्ती से क्या कर रहे हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दीज ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दैट आर फाउंड इन द प्लांट। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एसेक्सुअल मेथड में हम पढ़ते हैं बडिंग। ठीक है, बॉडी से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकल आता है, बड जिसको बोलते हैं, वो पेरेंट बॉडी से अपने नरिशमेंट लेता है और ये ग्रो करता है, और ग्रोथ करने के बाद एक समय आता है ये टूट करके अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और आगे चल करके फिर एक नया बॉडी तैयार करता है, नया ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग, हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। तो यहाँ पे पढ़े होंगे। अब इसमें भी दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल बडिंग। ठीक है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तब वहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉडी से आउटग्रोथ निकलता है जिसको हम बड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है हाइड्रा, ईस्ट। ठीक है, तो इनमें इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। अब एक बॉडी से दो बॉडी तैयार हो गई ना, क्यों, क्योंकि इसके बॉडी से एक आउटग्रोथ निकला था जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बड बोलते हैं। ठीक है, तो बडिंग हो गया। इसके अलावा है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है दो हिस्सों में टूट जाना, विखंडन। ठीक है, टूट जाना। तो बाइनरी फिजन जैसे कि बैक्टीरिया में है और पैरामीशियम में है, यूग्लिना में है। तो बाइनरी फिजन यानी उनकी बॉडी जो है वो दो हिस्सों में टूट कर अलग हो जाती है, तो एक से दो बन जाते हैं। तो वो अपने के जैसा ही तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल फिजन है, स्पोर फॉर्मेशन है, एटसेट्रा। ठीक है, जैसे राइजोपस वगैरह है, वो क्या करते हैं, स्पोर फॉर्म करते हैं। ठीक है, कई में कोनिडिया बनता है। ठीक है, कोनिडिया फॉर्म करते हैं, प्रोटीन बॉडी। ठीक है, तो उसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं जो जब डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं, तो वो क्या करते हैं, नया प्लांट बॉडी तैयार कर देते हैं। तो इस तरह के कई सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फिर है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें हायर ऑर्गेनिज्म, चाहे हायर प्लांट हो या हायर एनिमल्स हो। हायर प्लांट इन द सेंस जब हम जिम्नोस्पर्म से बात करते हैं, ठीक है, वहीं से मेनली बात करते हैं। और हायर एनिमल्स जो होते हैं वो हायर एनिमल्स में बेसिकली हम कॉर्डेट्स को रखते हैं, जिसमें हमको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ नॉन कॉर्डेट्स भी पाए जाते हैं जिसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो वो हायर नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। नॉन कॉर्डेटों को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया जाता है। आगे या जो लोग ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे उनको पता होगा कि उसमें उनका सब्जेक्ट होता है लोअर नॉन कॉर्डेट्स और हायर नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो लोअर नॉन कॉर्डेट्स में जो है आप एनिलिडिया तक पढ़ लेते हैं। हायर नॉन कॉर्डेटा में जो है वो आप आर्थ्रोपोडा मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक। तो वहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखिएगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसको आप बोलते हैं। तो प्रोसेस की डेफिनेशन कौन बताएगा? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ द टू डिफरेंट या मेल एंड फीमेल गैमेट, आप सीधे सीधे बोल दीजिए, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है, ये फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है। मेल गैमेट को जैसे स्पर्म बोल लेते हैं एनिमल के केस में, और ओवा बोल लेते हैं फीमेल के केस में, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज करते हैं तो आपका डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और ये जाइगोट जो होता है एक ऐसा सिंगल सेल होता है जिससे कंप्लीट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जिनमें भी पाया जाता है उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। अब देखिएगा, जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, सिर्फ लिविंग में। नो नॉन लिविंग इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन ऑल लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग भी नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं है। देखिएगा, ये तीन तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे पहला है म्यूल, खच्चर, दैट इज द हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डंकी। मेल हॉर्स फीमेल डंकी, या मेल डंकी फीमेल हॉर्स। मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, इनका जो हाइब्रिड होता है वो म्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूल। मेल डोंकी को हम जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैक। और फीमेल हॉर्स को मियर, ठीक। जैक और मियर का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है? म्यूल, जो कि एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब ये खच्चर को नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डोंकी और हॉर्स के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है उससे क्या होता है? म्यूल प्रोड्यूस होता है। और इसको हाइब्रिड विगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विगर। मतलब इसकी कैपेसिटी जो होती है वो इन दोनों से ज़्यादा होती है। मतलब ज़्यादा देर तक इंड्योरेंस या पावर जो है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा देर तक काम करने के लिए अडॉप्टेड होता है, ठीक है। जैसे जो डोंकी है इसका नेचर थोड़ा डोसाइल होता है, ठीक, लेस एक्टिव, ठीक है, स्लो होता है, हाइट छोटी होती है, ठीक है। घोड़े की हाइट बड़ी होती है, ताकत भी ज़्यादा होता है, लेकिन एग्रेशन भी ज़्यादा होता है, गुस्सा भी ज़्यादा होता है, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि ताकत इसकी हो और हाँ गुस्सा या जो नेचर है डोसाइल वो इसका हो। तो हम ताकत इसकी ले लेते हैं, बुद्धि और बाकी काम इसका ले लेते हैं। तो हमने प्रोड्यूस किया, क्या बना? म्यूल यानी खच्चर। तो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट में देखिए क्या यूज होता है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, या ब्रेक फील्ड पे, ईंट भट्ठों पे धुलाई के लिए, या आप हिली एरिया पे चले जाएंगे माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग के लिए, आपको गाड़ियों से ज़्यादा खच्चर मिलेंगे, घोड़े नहीं होते, खच्चर, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक्सपेरिमेंट पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाए।
भाई पॉसिबिलिटी तो दो है ना, एक पॉसिबिलिटी आपकी कि हम मेल डॉन्की के साथ फीमेल हॉर्स ले लें, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फीमेल डॉन्की ले लें और मेल हॉर्स ले लें। मेल हॉर्स को स्टैलियन बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच में हमने क्रॉस कराया तो क्या बना, हिंदी हमारे किसी का, ठीक है। तो इसका हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, म्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं, म्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, बट हम पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, स्टेराइल हो। स्टेराइल मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म दैट डोंट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है तो एग को प्रोड्यूस कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, स्टेराइल कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा है वर्कर बी। वर्कर बी, मधुमक्खियों के छत्ते में 3 तरह के मेंबर पाए जाते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। क्वीन, ड्रोन और वर्कर। तो क्वीन जो होती है ये फर्टाइल फीमेल होती है, इसमें डिप्लॉयड यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। ये क्वीन होती है, फर्टाइल होती है, ये एग ले सकती है। और एक होते हैं ड्रोन। ड्रोन यानी कि मेल, ठीक है। और ये फर्टाइल मेल होता है लेकिन ये हैप्लॉयड होता है। इसमें टोटल 16 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है सिर्फ फीमेल के एग से होता है, सिर्फ फीमेल के एग से। तो यही दोनों मिलकर के प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्वीन को जब वर्कर बनाना होता है तो वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं, फर्टिलाइज जरूर करती है स्पर्म से। ड्रोन जब बनाना होता है तब नहीं फर्टिलाइज करती है। तो जब वर्कर होती हैं, वर्कर भी फीमेल होती हैं, इनमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 32 होता है, डिप्लॉयड होता है। लेकिन इनके फॉर्मेशन के बाद, इनके फॉर्मेशन के बाद, बनने के बाद इनको 2 दिन तक रॉयल जेली खिलाया जाता है। एक शाही खाना होता है मधुमक्खियों का जिसको रॉयल जेली बोलते हैं, हाई प्रोटीनेशियस डाइट होती है, ठीक है। और 2 दिन के बाद जो है उनका रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है पॉलन ब्रेड से, ठीक है। उनको पॉलन ग्रेन्स खिलाया जाता है, पॉलन ब्रेड खिलाया जाता है। और सिर्फ क्वीन ही एक ऐसी होती है जिसको रॉयल जेली खिलाई जाती है। तो इसलिए क्वीन का जो साइज होता है उस छत्ते में जितनी मधुमक्खियाँ होती हैं उनके साइज से बड़ा होता है, ठीक है। और क्वीन फर्टाइल होती है, एग लेकर सकती है। तो उनके छत्ते में जैसे क्वीन एक होती है, क्वीन कितनी होती है, एक। ड्रोन जो होते हैं 100 से 200 की संख्या में होंगे, और बाकी जो बचे हुए मेंबर हो गए वो वर्कर्स होती हैं। और एक मधुमक्खी के छत्ते में लगभग 50,000 से 1 लाख मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। 50,000 से 1 लाख। तो एक क्वीन है, 100 से 200 ड्रोन है, और बाकी सब की सब वर्कर्स हैं, सब स्टेराइल हैं। उनका काम क्या है, फ्लावर से नेक्टर सक करके लाना, छत्ता बनाना, ठीक है, और बस साफ सफाई, केयर, ये सारा काम जो होता है वो वर्कर्स का होता है। पॉलन ग्रेन इकट्ठा करके लाना, नेक्टर सक करके लाना शहद बनाने के लिए। शहद जो होता है मधुमक्खियों का रिजर्व फूड होता है। क्या होता है, रिजर्व फूड, जो वो अपने बच्चों के लिए लाती हैं कि उसी से उनका नरिशमेंट हो सके। वो तो बाई चांस आप लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए नहीं कलेक्ट करके लाते। दूसरी बात है कि शहद जो होता है वो मधुमक्खी का रियल प्रोडक्ट होता भी है। उसका मेन प्रोडक्ट होता है बी वैक्स। वो जो छत्ता होता है ना वो रियल प्रोडक्ट होता है, हनी जो होता है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है। तो अभी तक तो आप सेकेंडरी प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे थे। जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालता है वो छत्ता ले जाता है, आपको कहता है कि आप आधा आप रख लीजिएगा, आधा हम रख लेंगे, तो आप भी कहते हैं फायदे का सौदा है, मधुमक्खी हमको काटेगी नहीं और आधा शहद भी मिल रहा है, तो छत्ता भी आधा ले लो। तो अब देखिए ये 3 ऐसे मेंबर हो गए। इसके अलावा स्टेराइल कपल्स, ठीक है, हमारे सोसाइटी में कई सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं, ठीक है, दैट मीन्स दे आर स्टेराइल, मे बी ओनली वन पेरेंट आर स्टेराइल आर बोथ, मे बी, ठीक है, कि स्टेराइल होते हैं तो इस वजह से इनएबिलिटी होती है उनके पास कि वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग लिविंग हैं, क्या हैं, लिविंग हैं, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता है कि इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकें कि कौन लिविंग है और कौन। अगर हम बोले कि
नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये बात सही है, बट सम लिविंग बीइंग्स आल्सो डोंट रिप्रोड्यूस। तो कुछ लिविंग भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो दूसरा हो गया आपका रिप्रोडक्शन। सारा फोकस आप एनसीईआरटी की किताब से करिए लाइन बाय लाइन, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कई क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप करेंगे तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन का पता लग जाएगा। तो दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन। इसके अलावा है तीसरा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हिंदी में उपापचय बोलते हैं इसको, ठीक है। उपचय और अपचय इसके दो प्रकार होते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप हो गए, एक हो गया आपका कैटाबॉलिज्म और एक हो गया आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। तो इसमें देखिएगा हिंदी में उपापचय बोलेंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन होती है उसको ध्यान दीजिएगा। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इनसाइड द लिविंग बॉडी इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। जितने भी तरह के लिविंग रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सभी का जो सम होता है या टोटल होता है वही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक कहलाता है कैटाबॉलिज्म और एक कहलाता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, मतलब जिसमें फॉर्मेशन होता है, और कैटाबॉलिज्म का डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है, टूटता है, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है देखिएगा, जब एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपका अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में अपने ब्रेक हो जाता है, तो ये प्रोसेस जो है वो आपका कहलाता है कैटाबॉलिज्म। और जब सिंपलर मॉलिक्यूल से मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो ये कहलाता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा तो प्रोसेस कहलाता है कैटाबॉलिज्म। और जब सिंपलर फॉर्म या सिंपलर मॉलिक्यूल के मिलने से क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जांपल देंगे, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। और एनाबॉलिज्म का है एग्जांपल फोटो सिंथेसिस, ठीक है। जैसे आप फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो ग्लूकोज जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हो रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिलने से क्या हो रहा है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस है एनाबॉलिज्म। क्या है? एनाबॉलिज्म। इसी को आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फिर जब हम अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो हमको क्या होता है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इसी एनर्जी का यूज जो है हम अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। तो ये एनाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस है, कैटाबॉलिज्म क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दैट इज पढ़ते हैं आप कंबस्शन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम अपने बॉडी में क्या करते हैं? फूड को कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, उससे हमको क्या होता है? एटीपी मिलता है, दैट इज एनर्जी करेंसी। हमको हमारे बॉडी में जो एनर्जी यूटिलाइज होता है वो किस फॉर्म में होता है? एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज होता है। तो ये प्रोसेस आपका मेटाबॉलिज्म लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में
नहीं बढ़े, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है एक कंसिडरेबल प्रॉपर्टी है लिविंग की, ठीक। लेकिन ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हम आउटसाइड द लिविंग जो है करा सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म इज आल्सो पॉसिबल आउटसाइड फ्रॉम द लिविंग, दैट इज नोन एज द लिविंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लिविंग रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम का नाम बताइए। एमाइलेज। सलाइवा में पाया जाता है सलिवरी एमाइलेज, पैंक्रियाज में पाया जाता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मान लीजिए सुक्रोज हमने लिया था, कार्ब की जगह क्या हमने लिया? सुक्रोज। डाइसेकेंड है ना, तो हमने इसको लिया था, तो यहाँ पे हमको क्या मिला? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला। तो यही रिएक्शन जो है हम बाहर करा सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ले लें हम, इसमें सुक्रोज ले लें और इसमें हम बाहर से एमाइलेज एंजाइम डाल दें, क्या करें? एमाइलेज एंजाइम डाल दें, तो भी तो ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये लिविंग बॉडी का रिएक्शन है, क्या है? लिविंग बॉडी का रिएक्शन है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिविंग रिएक्शन बोलते हैं या बायोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल आउटसाइड फ्रॉम द लिविंग बॉडी, दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल रिएक्शन या लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया, दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ये लिविंग में पाया जाता है। तो एक आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या? अगली प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? वातावरण के प्रति संवेदनशील। हाँ, वातावरण के प्रति संवेदनशील होना, मतलब आप अपने वातावरण के प्रति क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कभी बेहोश हो जाता है तो आप उसको बोलते हैं कि अनकॉन्शियस हो गया। आप उसको हिलाते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। आप बुला रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसकी दैट मीन्स वो क्या हो गया है? अनकॉन्शियस हो गया। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करना ही क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस कहलाता है, ठीक है। तो ये लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। नॉन लिविंग जो है वो कॉन्शियस नहीं होता है। जैसे हम जो है अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। अभी मान लीजिए ठंडी है, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो हमको ठंडी लगती है, हम रिस्पॉन्स करते हैं ना, कांपने लगते हैं। गर्मी होती है तो स्वेटिंग होने लगता है, तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है, जो ऑर्गेन्स करते हैं वो लिविंग कहलाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो लिविंग। इसमें भी क्लॉज है, डिस्प्यूट है। इसमें एक कंडीशन कहलाती है कोमा। क्या? कोमा। जैसे कई सारे लोग कोमा में चले जाते हैं ना, तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उसकी बॉडी डिग्रेड नहीं, क्या उसकी बॉडी डिग्रेड नहीं होती है। वो वेंटिलेटर पे 6 महीने साल भर के लिए जो है वो पड़ा रहता है एज इट इज, सपोर्ट सिस्टम के द्वारा, मशीन के द्वारा सपोर्टेड रहता है, और वो कई 2, 4, 6 महीने या साल 2 साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, जब तक आप रखना चाहें। और इस कंडीशन से कभी कभी वो पर्सन वापस भी आ जाता है। तो वो सिचुएशन जो है अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं
कि उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। वो पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में चला जाता है जहाँ पर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका कोई भी इन्वायरमेंट के प्रति जो है रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसकी बंद हो जाती है, उसके बावजूद जो है उसका बॉडी डिग्रेड नहीं होता है, तो वो कंडीशन कहलाती है कोमा, ठीक है, जो कि अभी भी हमारे लिए एक रिसर्च का विषय बना हुआ। तो कॉन्शियसनेस मतलब अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करना क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। अब इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेन होंगे वो सब के सब रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स टू, प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तभी तो जो उनका रिस्पॉन्स है उसमें कई तरह का रिस्पॉन्स होता है, जिसमें एक कहलाता है ट्रॉफिक मूवमेंट। क्या कहलाता है? ट्रॉफिक मूवमेंट कहलाता है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो इंस्टेंट दिखाई देता है आपको वही रिस्पॉन्स पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ कोई स्टिमुलस दिया गया, आप उसके प्रति तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो आपको सोचते हैं कि इसी तरह का रिएक्शन जो है वो क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। प्लांट रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, नहीं रिएक्ट करता है लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। जैसे कुछ प्लांट में रिएक्शन फास्ट होता है, जैसे एक है छुई मुई, टच मी नॉट या मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका प्लांट होता है छुई मुई, जैसे उसको आप टच करते हैं तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। रिस्पॉन्स किया उसने, वहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम नहीं, वो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है एक तरीके का, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं और कुछ समय बाद दोबारा रीओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। वो सिस्मोनेस्टी कहलाता है। उस तरह का मूवमेंट क्या कहलाता था? सिस्मोनेस्टी कहलाता है। इसके अलावा कई सारे प्लांट्स जो है वो कई तरह का मूवमेंट जो है वो शो करते हैं, जैसे फोटोट्रॉपी, लाइट के प्रति स्टिमुलस, लाइट स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करना। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है सनफ्लावर, सूरजमुखी। अकॉर्डिंग क्या करता है? रोटेट हो जाता है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है ना एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति, ठीक है। इसके अलावा जो है आप क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे जो सीड आप शो करते हैं, सीड की बुआई करते हैं, तो उसमें कैसे पता होता है कि रूट नीचे ही निकलना है और शूट को ऊपर ही जाना है? तो शूट वाला हिस्सा जो होता है, प्लीम्यूल जो होता है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, उसको जिधर लाइट मिलती है उधर ग्रो करता है। और रूट जो है रेडिकल, जैसे रूट ग्रो होता है, वो हमेशा अवे फ्रॉम द लाइट जाने की कोशिश करता है, लाइट से दूर जाने की कोशिश करता है। इसके लिए उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी लिखा हुआ है आपके बुक में कि आप क्या करिए, एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए, गमले में एक पेड़ ले लीजिए और उसको अपने घर के अंदर कमरे में रख दीजिए खिड़की, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद वो प्लांट का जो झुकाव होगा वो खिड़की से बाहर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जिधर से लाइट आएगी उधर ही प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा, उधर ही मुड़ जाएगा, क्योंकि उसको लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जियोट्रॉपिक है, ऐसे ही कई तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो होता है ये लिविंग की प्रॉपर्टी है, कोई भी नॉन लिविंग जो है वो कॉन्शियसनेस शो नहीं करता। अब इसमें जो ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वहाँ लास्ट में लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग्स आर द सेल्फ कॉन्शियस, दैट इज हम तो दूसरे के बारे में जानते हैं, हम अपने बारे में भी जानते हैं, हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में भी जानते हैं, हम अपने अंदर प्रेजेंट ऑर्गन को भी जानते हैं, उसकी फंक्शनिंग को भी जानते हैं। बाकी कोई ऑर्गन है क्या अर्थ पे जो जानता हो? नहीं। तो हम लोग क्या है? सेल्फ कॉन्शियस है। क्या है? सेल्फ कॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस हो गया, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आगे क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
थियरी। हाँ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो बिना सेल के कुछ भी लिविंग पॉसिबल नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होगा वो सेल से बना होगा, और जो नॉन लिविंग होगा वो सेल से नहीं बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये चेयर है, कुर्सी है, किससे बनी हुई है? लकड़ी से। तो ये लकड़ी आया कहाँ से? वुड कहाँ से आया? प्लांट से। तो यानी प्लांट ये कभी ना कभी लिविंग रहा होगा। अभी भी हम इसमें सेल देखना चाहें तो देख सकते हैं, डेड सेल मिलेगा भाई। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पीस में ही तो देखा था सेल, तो उनको जो है डेड सेल ही तो देखा था। तो ये लिविंग का पार्ट है। क्या है? लिविंग का पार्ट है। तो जो लिविंग का पार्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में जो है उसमें लाइफ ना हो तो उसको हम डेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड। तो डेड और नॉन लिविंग में यही डिफरेंस है। नॉन लिविंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे ये मार्कर, ये कभी लिविंग था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। तो इसमें इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं इसके, लेकिन इसमें सेल नहीं है। तो ये डेड है। ये क्या है? सॉरी, नॉन लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग। लेकिन ये चेयर क्या है? डेड है। ये डेड है। तो डेड जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, धीरे धीरे डिग्रेड होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी लिविंग जो होगा वो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। बिना सेल के कुछ भी लिविंग पॉसिबल नहीं है। इसका एक्सेप्शन जो है वो वायरसेस है। वहां भी आपको बताया गया था, वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। बताया गया था ना कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नॉन लिविंग और लिविंग के बीच क्या मानते हैं? कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये लिविंग के कांटेक्ट में होता है तो लिविंग के जैसा बिहेवियर करता है, और जब नॉन लिविंग के कांटेक्ट में होता है तो नॉन लिविंग के जैसा बिहेवियर करता है। लिविंग के बॉडी में जाने के बाद इसके ये क्या करता है? उसके सेलुलर मशीनरी को हायर कर लेता है, उसके सेलुलर मैकेनिज्म को क्या करता है? अपने कब्जे में ले लेता है और अपने अकॉर्डिंग जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है और हार्मफुल प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल। तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, सेल थियरी के दो ही पॉइंट अभी डिस्कस हुए हैं। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट आपने बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट है कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका सूचना। हाँ, ये पॉइंट किसने दिया? ओमनी सेलुलर। नहीं, ये तो रुडोल्फ विर्को ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्को ने दिया था। ठीक है, रुडोल्फ विर्को ने बताया ओमनिस सेलुला ही सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, या कहीं कहीं निकलता है ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ठीक है, तो सेलुला या सेलुली, इस मतलब इसका होता है कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, मतलब जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से बनती है। ठीक है, लेकिन इसमें बाद में डिस्प्यूट ये आया कि पहली सेल आई कहां से? फर्स्ट सेल कम्स फ्रॉम, पहली सेल कहां से आई? आप कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये नई सेल है, ये अपने पुरानी सेल के डिवीजन से बनी है, ये उससे भी पुरानी है। तो जो पहली बार इनिशिएट होगा प्रोसेस, तो वहां पे वो सेल आया कहां से? तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के अलग अलग समय पे अलग अलग थियरीज हैं। ठीक है, फिर बाद में इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने? स्टैनली मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था।
कि कैसे पहली बार जो है वो बायोजेनेसिस स्टार्ट हुई, यानी लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ नॉन लिविंग थिंग से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना या बायोमॉलिक्यूल बना। क्या बना? बायोमॉलिक्यूल, जो लिविंग बॉडी में पाया जाता है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि इसी बेसिस पे किस तरीके से लिविंग ऑर्गेन्स की उत्पत्ति हुई होगी। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे चल करके माइक्रो से मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो से प्रोटोबायोन, प्रोटोबायोन से ईओबायोन, ईओबायोन से प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हम प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि बिना सेल के कुछ भी लिविंग पॉसिबल, सेलुलर। और कोई फीचर बचा है? इसके अलावा अदर लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे डाइजेशन है या न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन है। ये सब किसकी प्रॉपर्टीज है? लिविंग की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? लिविंग की प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में कई सारे सिस्टम है हमारे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो ये हमारा लिविंग वर्ल्ड में ये हो गया कि किस बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गन्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्ट होता है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या स्टार्ट होगा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। एंट्रोपी का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी चेंज को हम एंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज को। जब डेल्टा ई आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा जो एंथैल्पी होती है, एक पॉइंट लिखा जाता है यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में, एट द टाइम ऑफ डेथ एंट्रोपी इंक्रीजेज। एंट्रोपी का मतलब होता है एक पार्ट है एनर्जी का, एनर्जी चेंज का। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी की वजह से जो बॉडी के अंदर हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो रैंडमाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? रैंडमाइज हो जाते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है कि एट द टाइम ऑफ डेथ एंथैल्पी एंट्रोपी इंक्रीजेज। एंट्रोपी इंक्रीजेज। तो एंट्रोपी का मतलब होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रैंडमाइज द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन जो होता है वो अनकंट्रोल तरीके से होता है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। सर ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपन डिफाइनिंग फीचर मानेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल बिना सेल के कुछ भी लिविंग पॉसिबल। ये प्रेजेंट टाइम में डेड है ना, कभी ना कभी तो ये लिविंग रहा होगा। लिविंग रहा होगा तभी इसमें सेल है, नहीं तो इसमें सेल नहीं होगा। और लाइन है फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ। हाँ देखिए, फोटो पीरियड जो होता है, जैसे रिप्रोडक्शन में एक पॉइंट लिखा होगा आपका, ठीक है, कि फोटो पीरियड जो होता है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे बोथ इन द सीजनल ब्रीडर्स एंड प्लांट्स। तो सीजनल ब्रीडर्स समझिए क्या होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक स्पेशल सीजन में ही एंगवन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी विंटर सीजन आ गया है, इस समय डॉग एंड कैट्स अपने बच्चे को जन्म देंगे। इसके जस्ट पहले 2 महीने पहले ही जब उनका जन्म शुरू होगा, उसके 2 महीने पहले उनका ब्रीडिंग सीजन था, अक्टूबर नवंबर, सितंबर का लास्ट, अक्टूबर का फर्स्ट, फिर नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वो क्या करते हैं, बच्चे को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर होते हैं। फिर अगले 10 महीनों तक आप देखेंगे ये एंगवन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि स्पेशल सीजन में ही इनके टेस्टिकल्स जो होते हैं वो इनके स्क्रोटम में डिसेंड करते हैं, और जैसे ही इनका ब्रीडिंग सीजन जाता है फिर से टेस्टिस कहाँ चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो ये एक स्पेशल सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। तो इनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर। तो इसमें आ गया डॉग एंड कैट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। बाकी कई सारे मेंबर जो होते हैं वो एवरग्रीन ब्रीडर होते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में देख लीजिए, कभी भी एंगवन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है उनको हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं।
ठीक, सिर्फ वो उसी सीजन में ब्रीडिंग शो करते हैं और उसके बाद उनके बच्चों का जन्म होता है। प्लांट के केस में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट। एक डे न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है, डे न्यूट्रल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है कि उसको लाइट कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, इसी के बेसिस पे देखिए आपकी फसलों को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल, ठीक है। तो अभी विंटर सीजन आ गया ना, तो अभी आपका धान की कटाई बंद हुई है और आप गेहूं की बुआई शुरू करेंगे, क्योंकि गेहूं के डेवलपमेंट के लिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम चाहिए, क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। जिसके लिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज़्यादा चाहिए वो लॉन्ग डे प्लांट। तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो उनका रिप्रोडक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो सीड कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो इस बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइट के द्वारा क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट के द्वारा या अफेक्टेड होता है। तो सीजनल ब्रीडर हो गए आपके, और प्लांट में शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल होता है, तो वो अफेक्टेड ही नहीं होता है। तो इतनी बात आ गई आपको समझ, ठीक। आगे आपका जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कल हम लोग पढ़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल ही ये चैप्टर हम खत्म भी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, कम समय में हमको सिलेबस जो है वो रिवाइज करना है।